हेलो एंड वेलकम टू एसोल रिपोर्टर। आज की इस क्लास में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसको हम कवर करेंगे। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं इंट्रोडक्शन वाले पहले ही वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप चाहें तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या जो आई बटन, यहाँ पे आई बटन होता है वहाँ पे भी आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा। वहाँ से जाके पहले अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसके बाद ये इवोल्यूशन का पार्ट आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आप लौट कर आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, ये भी इंट्रोडक्शन की तरह बीए प्रोग्राम के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही थर्ड सेमेस्टर के लिए, उन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं आप तक ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है विद्यासागर, ठीक है। आप चाहें तो अगर आप मुझसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं या कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है विद्यासागर ऑफिशियल, या आप एसोल रिपोर्टर के ऑफिशियल पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक जो है, और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमने ईयर वाइज और कोर्सेज वाइज ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल जो वहाँ पे आपस में शेयर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देखिए, हम ट्रेडिशनल फेस और मॉडर्न फेस इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल फेस के अंदर जो प्रोमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने शुरुआत के अंदर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसकी स्टडी करी है, उसकी एक तरह से इन्वेंट किया, उसके ऊपर जो थ्योरीज है वो बनाई, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो ट्रेडिशनल फेस है, ठीक है, यानी कि शुरुआत से लेकर किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फिर मॉडर्न फेस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उसमें चेंज आते हैं, जो बिहेवियरल चेंज आते हैं, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में फर्स्ट वीडियो में भी समझाया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है 1960s का, उसमें डेवलपमेंटलिज्म जो है वो किस तरह से बढ़ता है आगे। उसके बाद 1970s में जो डेवलपमेंटलिज्म है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर ठीक है। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी का टाइम आता है तो आपको ग्लोबलाइजेशन का टाइम आता है, ठीक है, और बहुत सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं। तो उसमें किस तरह से जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से घूमता है, उसके बारे में हम पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल फेज की बात करें और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है एरिस्टोटल का, ठीक है। एरिस्टोटल कौन है? तो आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो एरिस्टोटल हैं वो क्या है, उन्होंने सबसे पहले जो है एक तरह से कह सकते हो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिस्कवर किया था। एरिस्टोटल ने क्या करा था, 150 से भी ज़्यादा स्टेट्स का, कह सकते हो 150 से भी ज़्यादा सिटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टडी करा था। और इसको स्टडी करने के बाद इन्होंने इसको 3 टाइप में, या कह सकते हैं कुछ टाइप्स में डिवाइड करा, जिसमें डेमोक्रेसी के लिए अलग टाइप बताया था, अरिस्टोक्रेसी के लिए बताया था, और मोनार्की। इन 3 मेन वर्गों में इसको विभाजित किया था, लोकतंत्र वाले में, अभिजात वर्ग वाले में यानी अरिस्टोक्रेसी वाले में, और राजशाही, ठीक है। इस तरह से 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया था। और इसको जो बेसिस है वो क्या, इनको अलग अलग कैटेगरी में एक तरह से ये जो एरिस्टोटल है वो क्या आइडियल थे, यानी कि आइडियल अप्रोच के साथ ये स्टडी कर रहे थे, थ्योरीज अपनी बना रहे थे। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गवर्नमेंट के बेसिस पे अलग अलग टाइप में इन्होंने डिवाइड किया, जैसे गुड और बैड के टाइप में डिवाइड किया, आइडियल और प्रिवर्टेड के टाइप में डिवाइड किया, यानी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा आदर्श है, कौन सा विकृत है, खराब है, या कौन सा गुड है, कौन सा बैड है। इस तरह से कुछ मानदंडों पे इन्होंने इसको विभाजित किया, ठीक है। जैसे कि आप इनके टाइम पीरियड से देख रहे हैं कि ये 350 की बीसी के आसपास जो है इन्होंने ये सारी स्टडीज जो है करी हैं। तो ये क्या काफ़ी पहले के समय की जो अप्रोच है वो आपको ट्रेडिशनल फेस में देखने को मिलती है, और यहाँ से ही जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। उसके बाद बात करें तो जो अरिस्टोटेलियन जो कैटेगरीज थी इसको आगे एक्नोलॉज किया, जो
रोमन जो थिंकर्स है, जिसमें पॉलीबायस है या सिसरो जो हैं, ठीक है, इन्होंने इसको आगे कंसिडर किया और इसमें क्या फॉर्मल और लॉजिस्टिक टर्म्स जो हैं वो ऐड करी। जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है और जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको इन्होंने स्टडी किया। इनकी जो स्टडीज थी वो लगभग 250 BC के आसपास थी, ठीक है, 250 से लेकर 150 BC के आसपास इन्होंने सिसरो और पॉलीबियस ने जो स्टडीज़ हैं वो करी हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो कानूनी रूप से जो अधिकार ये कह सकते हैं उनकी जो औपचारिक जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाई, ठीक है। उसके बाद काफ़ी समय तक इसमें कोई ज़्यादा स्टडीज़ हुई नहीं, कोई बहुत बड़े थिंकर्स इसमें आए नहीं। उसके बाद जो 15th सेंचुरी है उसके अंदर जो मैकियावेली है, उन्होंने क्या, ये प्रिंस नाम की एक जो इनकी पब्लिकेशन थी, या कह सकते हैं इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें क्या कंपैरेटिव स्टडी को इन्होंने क्या रीअपीड किया, इनको दोबारा से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन को सामने लाया, जो अब इनकी प्रिंस नाम की जो बुक है उसके अंदर इसका जिक्र इन्होंने किया। और ये जो बात है ये है 15th सेंचुरी की, ठीक है। अब 15th सेंचुरी में जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये दोबारा रीअपीड होती है और उसके बाद जो है इसका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से चालू हो जाती है। 19th सेंचुरी की, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है ये बिल्कुल अपने पीक पर होता है, यानी कि इसमें जो स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूरोसेंट्रिज्म का। अब यूरोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, देखिए आप जितने भी आपने पीछे मैंने जो आपको फिलोसफर बताया, ये सभी क्या मेन, ये सभी ग्रीक फिलोसफर है या जो इटली के फिलोसफर है, ये सभी क्या है, ये यूरोपियन फिलोसफर है, ठीक है। अब जो यूरोपियन फिलोसफर है इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये एक तरह से कॉन्सेप्ट निकाला कि जो बाकी के जो देश, बाकी की जो दुनिया है उनकी क्या कोई हिस्ट्री मैटर ही नहीं करती, यानी कि जो गरीब देश हैं उनकी क्या, इन्होंने हिस्ट्री पे कोई कह सकते हो कोई अप्रोच इन्होंने दिखाई नहीं। और इन्होंने मान लिया कि जो यूरोप है उसका जो हिस्ट्री है, उसकी जो हिस्ट्री है वही क्या है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के सामने बेहतर है या उससे बेहतर है। तो उन्होंने क्या उसके यूरोप की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जो स्टडी है, या यूरोप की जो गवर्नमेंट है उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है, उनकी जो रिजिम्स है उसके ऊपर इन्होंने कन्फाइंड कर दिया, ठीक है। तो यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है, कन्फाइंड द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स एंड रिजिम्स टाइप्स इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। यानी कि इन कंट्रीज में जो स्टडी है उसको सीमित कर देना, यही क्या यूरोसेंट्रिज्म था, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ और भी बड़े कंसर्न थे, जैसे कि largely concerned with the comparative study of institutions, the distribution of power and the relationship between the different layers of government, ठीक है। लार्जली क्या है, इन्हीं के आसपास जो है सारी स्टडीज जो है फोकस थी। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी उसके बारे में स्टडी की जा रही थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था उसके बारे में स्टडी की जा रही थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में एक और थिंकर है जिसका नाम है मॉन्ट्रेग, ठीक है। मॉन्ट्रेग एक और थिंकर है जो कि अमेरिका के थिंकर, उन्होंने क्या सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जो कि आप देखेंगे तो इंडिया में भी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जो आपकी विधायिका है जो, ठीक है, जो लॉज बनाती है, बिल्ड करती है, उसके ऊपर क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मॉन्ट्रेग ने क्या है बहुत पहले ही, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें इन्होंने समझाया था, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडीज़ थी उस समय हो रही थी अर्ली 20th सेंचुरीज के बीच में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब जो है वहाँ पे स्टडी की जा रही थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो स्टडीज़ थी वो जनरली जो है वो कंपैरेटिव थी नहीं, क्योंकि देखें अगर कोई मान लीजिए ब्रिटेन में कोई व्यक्ति है और वो फ्रांस के जो गवर्नमेंट है उससे ये कंपेयर कर रहा है, उससे जो है इसको स्टडी कर रहा है, तो ये क्या पूरे बाकी वर्ल्ड को तो ये भूल ही गए, पूरे बाकी वर्ल्ड को इन्होंने जो इक्वेशन है उससे निकाल दिया। लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, ठीक है, आसियान कंट्रीज हो गई, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो कंट्रीज हैं इन सभी को क्या इसने इक्वेशन से निकाल दिया। और जो यूरोप का जो एरिया है, यूरोप में भी कहें जो वेस्टर्न यूरोप का जो एरिया, और बाद में कुछ अमेरिकन थिंकर भी आए, तो कह सकते हैं आप जो अमेरिकन यूरोपियन जो एरिया है सिर्फ उसी पे क्या है ये कन्फाइंड हो गए। तो कह सकते हैं जो ये स्टडीज़ थी वो क्या है वो जनरली कंपैरेटिव थी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इन्होंने जो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज थी जो कि यूरोप या कह सकते हैं अमेरिका के से जो बाहर की जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या है उनको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जो ये स्टडीज़ जो थी इनकी जनरली इनकी फेल हो गई, ठीक है। अगर अप्रोच की बात करें तो इनकी अप्रोच क्या थी, नॉर्मेटिव थी, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज थी वो उनकी जो वैल्यूज़ थी उसको ये उसकी बेस पे ये स्टडीज़ कर रहे थे, और जब ये बाहर इसको अप्लाई कर रहे थे वो क्या स्टडीज़ फेल हो जा रही थी, ठीक है।
और जो इनका बैगेज था किसका, रेशियल और सिविलाइजेशन सुपीरियोरिटी का, यानी कि जो इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि जो यूरोपियन कल्चर है वो क्या सुपीरियर है, उससे उसके कारण जो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कॉलोनाइज हो गया, और जो फॉर्मल कॉलोनीज हैं उसके ऊपर उसके लिए ठीक नहीं था। तो कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल फेज था वो स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट तो किया, लेकिन जो इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेन गोल है, मेन जो इसकी लक्ष्य है उसको ये हासिल नहीं कर सके। ठीक है, उसके बाद जो एक मेन इवेंट होता है जिसके कारण जो है जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो चेंज हो जाती है मॉडर्न अप्रोच के, वो होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, एक नया इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स में, और उसमें पॉलिटिकल साइंस भी उस छूता नहीं था। अगर सोशोलॉजी की बात करें उसमें भी, इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या है बिहेवियरल चेंज आते हैं या बिहेवियरलिज्म आता है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस भी उससे अछूता नहीं था, तो वो भी क्या है इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर चेंजेस जो है, जो मेजर चेंजेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है क्या है क्रिटिक करते हैं, उसको क्रिटिलाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और जो 1950s का जो दौर है उससे उसके बाद क्या जो बिहेवियरलिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो डेवलप होते हैं इंक्वायरी विच वॉज क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन सर्वे टेक्निक्स इन्वॉल्विंग द एग्जामिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट्स सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज टू प्रोवाइड वैल्यू न्यूट्रल नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि जो इसका दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया जाता है। जो ये वैल्यू बेस्ड जो सर्व थ्योरीज बना रहे थे, जो स्टडीज कर रहे थे, वो सर्वे बेस्ड हो गए। टेक्निक जो है उसकी क्या है, वो क्या एम्पेरिकल फैक्ट्स के ऊपर हो गई, वैल्यूज के ऊपर ये से इसको क्या हटा दिया गया। ठीक है, और वैल्यू न्यूट्रल इसको बनाने की कोशिश करी गई। ठीक है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन था, यानी कि जिस बात की स्टडी कर रहा था वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हो गया। ठीक है, और जो इसका जो एरिया था या कह सकते हैं जो इसका क्षेत्र था स्टडी का, वो भी क्या ब्रॉडन कर दिया गया। जो रियलिज्म है और जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर क्या है एम्फेसिस किया गया, और जो लीगलिज्म है और थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उसको इससे कह सकते हैं उसमें जो है और तरक्की की गई। ठीक है, और इसमें क्या है बहुत सारे पहले क्या था जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उसको कंपेयर कर लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन का जो दायरा था वो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, लेकिन अब क्या बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाने लगा, जैसे जो लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्स हैं एजेंसीज हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाने लगा, जो बिहेवियर और प्रोसेसेस हैं उसकी स्टडी की जाने लगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसकी स्टडी की जाने लगी, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उसके बारे में जो स्टडीज़ है वो होने लगी, इलेक्शंस के ऊपर, वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर, इवन सोशल बॉडीज़ के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो है स्टडीज़ जो है स्टार्ट होने लगी मॉडर्न फेज के जरिए। और कह सकते हैं जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है आपको ट्रेडिशनल फेस और मॉडर्न फेस में देखने को मिलेगा, उसका जो मेन कारण है उसको आप बेस ईयर मान सकते हैं 1950, यानी कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जो एरा है उसके अंदर जो है ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें जो है और इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, देखिए डिक्लाइन होगा किसका, जो सेंट्रल नेशन ऑफ स्टेट सेल्फ था, यानी जो स्टेट था वो क्या स्टडी के सेंटर में था, यानी गवर्नमेंट की स्टडी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी हो रही है, गवर्नमेंट बॉडीज की स्टडी हो रही है। क्या ये जो पहले जो है अगर ट्रेडिशनल फेज में देखें तो ये सेंटर में था, लेकिन मॉडर्न फेज के अंदर ये जो है डिक्लाइन पे हो गया। और जो फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, वो क्या डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क्स किसके ऊपर आ गए हैं, वो फैसिलिटेड कंपैरिजन ऑन लार्ज स्केल। इसका स्केल जो है बहुत लार्ज हो गया, प्रिमिटिव हो गए हैं, एडवांस्ड हो गए हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इसके ऊपर स्टडीज हो रही है, वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, ये सभी जो है जो सेंटर में आ चुके हैं। और जो नेशन इटसेल्फ था वो क्या है, वो एक तरह से जो उसका जो सेंटर में होना है उसका डिक्लाइनेशन जो है, डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं जो यूरोसेंट्रिज्म था और जो पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के बाद का जो टाइम है उसके अंदर जो यूरोसेंट्रिज्म था वो भी क्या है बहुत ज़्यादा वहाँ से धीरे धीरे हटना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉडल्स हैं उसको फॉर्म किया जाता है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, और जो न्यूली डीकोलोनाइज जो नेशंस है उसको ऊपर ये एप्लीकेबल करने के लिए ये जो अपने चेंजेस हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके स्कोप की बात करें तो वो भी काफ़ी एडवांस हो गया। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स टोटली से जिसके अंदर जो सारे सिस्टम है उसको टोटली इंक्लूड किया गया। और जो स्टेट्स हैं उसमें क्या है मेनली जो है स्टेट्स को जो है कुछ वहाँ पे स्टडीज़ में आने दिया गया, यानी कह सकते हो ये स्टडीज़ उसके ऊपर बच गई, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स है उसके ऊपर से जो सिस्टम है जो स्टडी और फोकस जो शिफ्ट होकर किसके ऊपर आ गया, जो सिस्टम एज अ होल है उसके ऊपर जो फोकस है आ गया।
इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, इन सभी को क्या स्टडीज के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो है 1950s के जो मॉडर्न फेज है उसकी स्टार्टिंग के अंदर ये सब चेंजेस जो हैं वो बड़े चेंजेस जो आने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद की बात करें, अगर 1960 के दौर की बात करें तो उसके अंदर आ गया डेवलपमेंटलिज्म का दौर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, या कह सकते हैं विकासवाद का दौर। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपैरिजन ऑफ वेरी डिफरेंट नेशन इन टर्म ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर पार्टीज। अब इसमें क्या होने लगता है कि जो यूरोप के जो थिंकर्स हैं वो क्या है, वो जो अपनी स्टडीज बना रहे हैं वो क्या है अपने हिसाब से बना रहे हैं, और जो दूसरे जो बाहर के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो उनको क्या है ये इस तरह से बता रहे हैं कि आपको क्या हमने जो है डेवलपमेंट कर लिया अपना, हम डेवलप हो चुके हैं, हमने क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना फॉर्म कर लिया, अब आपको भी क्या है जो वेस्ट के दिखाए हुए रास्ते हैं, या कह सकते हैं जो वेस्ट के, यूरोप के, या जो अमेरिका के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उसी के ऊपर आपको चलना है। जो न्यू नेशन जितने भी फॉर्म हो रहे हैं उसको आपको उसी पाथ पर चलना है। ठीक है, यानी कंपैरिजन ऑफ वेरी डिफरेंट नेशंस इन टर्म्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल practices investigation on evolution of modern institution in the west and how nation can follow the path of मॉडर्नाइजेशन। यानी कि जो नए नेशंस बने हैं, जो डीकोलोनाइज हुए नेशंस, वो क्या है वो कैसे मॉडर्न हो गए, इसके लिए क्या है जो यूरोपियन वर्ल्ड था, जो अमेरिकन यूरोपियन वर्ल्ड था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उन्होंने क्या है एक तरह से डेवलपमेंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो चालू कर दिया। अब जो डेवलपमेंटलिज्म है इसके अंदर जो मेन डोमिनेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो ये था कि जो जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है वो इससे बहुत ज़्यादा लिंक था। क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय जो मेन जो जो थिंग्स थी, जो मेन जो दो आइडियलिज्म वहाँ पे चल रही थी, वो एक था जो कम्युनिज्म के प्रति था, ये सोशलिज्म की जो सोच थी वो यहाँ पे हावी थी। ठीक है, और एक जो है प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं जो यूएस के अंदर कॉन्सेप्ट है, जो वेस्ट यूरोप के अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उससे बचाने के लिए जो यूएस फॉरेन पॉलिसी उन्होंने क्या करा, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको इस तरह से टारगेट करने की कोशिश करी, और जो डेवलपमेंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उनसे उसकी तरफ उनको मोड़ने की कोशिश करी, ताकि जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो विकास की जो बहुत ही तेजी से जो बढ़ रहा था उसको वो रोक सके, उसकी टाइड्स को वो रोक सके। ठीक है, तो डेवलपमेंटलिज्म वॉज द डोमिनेंट conceptual paradigm of the time, closely linked to US foreign policy towards the developing countries and its attempt to check the tides of socialism and communism। ठीक है, अब इसके अंदर अप्रोचेस की और मेथडोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके ऊपर फोकस किया गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ऊपर, डेवलपमेंटिज्म के ऊपर, डिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर, कॉर्पोरेटिज्म और ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म के ऊपर, ट्रांजिशन और डेमोक्रेसी के ऊपर, इसके ऊपर फोकस किया गया। और जो ये थ्योरीज जो हैं ये क्लेम कर रही थी कि जो थ्योरीज इन्होंने बनाई है, जो डेवलपमेंटलिज्म के जो थिंकर थे उन्होंने जो थ्योरीज बनाई है वो क्या पूरे वर्ल्ड पे अक्रॉस द कल्चर वर एबल टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल प्रोसेस एवरीवेयर। यानी कि ये जो थ्योरीज है वो क्या पूरे वर्ल्ड पे लागू की जा सकती हैं, ऐसे इनका ये दावा था। ठीक है, अब ये डेवलपमेंटलिज्म का दौर जो है वो आगे बढ़ता है, और फिर इसके ऊपर क्या है इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मेन इनके सामने दो चैलेंजेस आ जाते हैं, जो है डिपेंडेंसी थ्योरी और कॉर्पोरेटिस्ट थ्योरी जो है वो इनके सामने जो है अप्रोच जो है वो इनके सामने दो चैलेंजेस आते हैं। और इनका चैलेंज का मेन जो क्रिटिसिज्म का जो मेन रीजन था डेवलपमेंटलिज्म के सामने वो ये था कि इनके जो अप्रोच है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, और जो ये फ्लैटन आउट कर देते हैं जो डिफरेंसेस अमंग द स्पेसिफिक पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग नेशंस की जो कल्चर है या जो सोशल वहाँ पे सेटअप है उसको ध्यान में ये ज़्यादा नहीं रखते, और ये क्या है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है जो अदर स्टडीज़ है जिसमें सिंगल यूनिवर्सल फ्रेमवर्क जो है वो इसके अंदर जो है काम नहीं कर पाता ठीक से। ठीक है, जो डोमिनेंट जो इसके अंदर चीज़ होती है वो क्या होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉडल की ही होती है। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो इनका कहना ये था कि जो ये डेवलपमेंटलिज्म है ये क्या है आपको निर्भर बना दे रहा है अमेरिकी, या कह सकते हैं जो वेस्टर्न यूरोप है उसके ऊपर ये आपको निर्भर बना दे रहा है, और ये क्या है आपको उसके ऊपर जो आपकी इंडिपेंडेंसी है उसको ये एक तरह से छीन रहा है, और ये आपको एक तरह से इस तरह से धकेल रहा है ताकि जो कच्चा माल है आपका, जो रॉ मटेरियल है वो ये आपसे ले सके,
और उसके बेसिस पे वो अपनी कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो कर सके और आपको यहाँ पे कुछ खास मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी का कहना ये था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो डोमिनेंट मॉडल ऑफ डी डेवलपमेंटलिज्म को, किसके ऊपर, दो चीज़ों को इग्नोर करने के ऊपर इन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया। पहला तो ये जो डोमेस्टिक क्लास फैक्टर्स है, इन्होंने कहा कि जो ये डोमेस्टिक क्लास फैक्टर है, जो घरेलू वर्ग है, उसके ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट एंड पावर फैक्टर है इन डेवलपमेंट, यानी कि जो बाहर की जो शक्तियां डेवलपमेंट के अंदर आ रही हैं वो क्या है, वो किसी भी रीजन के लिए, किसी भी नई डेवलप कंट्री के लिए, नई डीकोलोनाइज कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने आर्ग्यू किया, इन्होंने जो थ्योरी आर्ग्यूड दैट द डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट हैड टू कम ऑन द सोल्जर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉन वेस्ट, यानी कि ये जो है, जो अनदेखी हो रही है, जो विकासवाद जो आ रहा है, वो जो इसकी प्रमुख आलोचना जो है इसके बेसिस पे इन्होंने करी, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अप्रोच था वो क्या कहता था, वो क्या कहता था, जो जो यूरोसेंट्रिसिज्म है, जो मेन इसके कंसेप्ट को ये क्रिटिसाइज करते थे कि जो ये सारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूरोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म, इसके ऊपर बेस है। यानी कि जो ये लोग हैं वो क्या अपने चश्मे से जो है दूसरी कंट्रीज को क्या है एक तरह से जज करने की कोशिश करते हैं, या जो उनकी जो कह सकते हो उनका जो सिस्टम है उसको ये जज करने की कोशिश करते हैं, उसको ये मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो अप्रोच, जो कॉर्पोरेट्स थे, इनका अप्रोच ये था कि जो अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक वेज हैं, यानी कि जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फार्मर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो क्या अपने वेज से, अपने ऑर्गेनाइज मेथड से ये क्या अपनी कंट्री को, अपने नेशन को, अपनी जो सोसाइटी है उसको ये डेवलप कर सकते हैं, और इस मेथड से वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। और इन्होंने कहा जो एकमात्र मेथड है वो क्या है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो मेथड है वो यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि हम उसी को अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस थे वो डेवलपमेंटलिज्म के सामने थे। अब बात करते हैं 20वीं सेंचुरी की। तो 20वीं सेंचुरी में आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। कॉन्सेप्ट आ गया आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय आ चुका था, और जो बहुत सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स थे वो यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। यानी कि अब जो जनरल ग्रांट थ्योरी जो थी वो क्या है, उससे जो इम्फेसिस था, उस पर जो जोर था वो हट चुका था, और जो अब रिलेवेंस इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस जगह पे क्या चीज़ें काम कर रही हैं, उसके ऊपर जो है एम्फेसिस जो है बढ़ा दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो हिस्टोरिकल सोशोलॉजी है, जो अंडरस्टैंड उसके जो फिनोमिना उसको अंडरस्टैंड करने के ऊपर, और जो इसका पूरा एरिया वो ब्रॉडन कर दिया गया, ठीक है। और जो फिनोमिना वो क्या होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट विच द ऑकर इन इज इमर्ज, यानी कि जो पूरा होलिस्टिक कह सकते हैं अप्रोच है, जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है, उसको यहाँ पे अपनाया गया, और जो ग्रैंड थ्योरी पे जो एम्फेसिस था वो खत्म हो चुका था, ठीक है। अब जो मॉडल बिल्डिंग है वो क्या डिमिनिश हो चुकी थी, जो ग्रैंड सिस्टम था वो खत्म हो चुके, और जो एम्फेसिस था वो क्या था कल्चरली स्पेसिफिक स्टडीज के ऊपर जो फोकस था वो पूरा आ चुका था। और जो कंपैरिजन एट द लेवल ऑफ सिमिलर कह सकते हैं जो स्मॉलर रीजन थे, जो छोटे क्षेत्र थे, उसके ऊपर जो स्टडीज को जो है फोकस किया जा रहा था। उसके बाद जो है जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, लोकतंत्रीकरण या कह सकते हैं जो वहाँ पे समाज है, डेमोक्रेटाइजेशन अप्रोचेस हैं, उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा था। और ये सारा काम किसके बेस पे हो रहा था, ये सारा बेस हो रहा था इंफॉर्मेशन कलेक्शन और डिफ्यूजन के वहाँ बेस पे, जो कि फैक्ट बेस था, जो डाटा के ऊपर बेस था, जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जा रहा था, उसके ऊपर ये सारी स्टडीज जो है वो अप्रोच जो है इस तरह से चेंज हुई, ठीक है। तो ये जो सारी चेंजेस थी, ये इसमें आपको मैंने बताया कि शुरू से लेकर जो एंड तक जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उसके जो मेथड्स हैं स्टडीज़ के वो किस प्रकार से चेंज हुए, ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर था वो इसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर्स जो हैं, ये दोनों लेक्चर बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके रखें, ताकि जब भी नई वीडियोस जो हैं अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे हम बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इसका जो पूरा SOL, NC वेब और जो रेगुलर है, इन तीनों का सिलेबस क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो इन तीनों के लिए, इन दो कोर्सेज में बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन दोनों के लिए कंप्लीट सिलेबस जो है इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स इन दो कोर्सेज में है तो आप उनके साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
For the time being, that's the end of the video. Thank you.